देखो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप 1 घंटे पढ़ाएंगे यह सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, देखिए सरफेस केमिस्ट्री में पहले बहुत ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखिए सरफेस केमिस्ट्री में कई बातों में चीजों में बांटा गया उसको, कई चीजों में कैसे, देखिए अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन करूंगा तो सबसे पहला आपका आता है एडजॉर्प्शन बेटा, सेकंड हमें पढ़ना होगा एब्जॉर्प्शन। बेटा बातचीत नहीं है ना, एब्जॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन, दूसरा क्या है एब्जॉर्प्शन, तीसरा सॉर्प्शन बेटा, यह सॉर्प्शन, और फिर ऑकुलेशन बेटा, ऑकुलेशन बेटा, यह आपका ऑकुलेशन। अब जो हमें स्टडी करना एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ऑकुलेशन एंड देन अपने का सरफेस कैटलिस्ट बेटा, सरफेस कैटलिस्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलाइडल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या पढ़ेंगे कोलाइडल। मतलब आप समझ लीजिए कि सरफेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, पहले धीरे धीरे समझना, एक एक चीज आराम से पढ़ते चलेंगे। इनऑर्गेनिक आपकी चालू हो रही है। देखिए हम सबसे पहला केस जो लेके चल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। मान लीजिए आपने का सबसे पहला पॉइंट्स अगर मैं लेकर चलूं कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, यस एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन होता क्या है, देखिए हम ये कहते हैं कि कोई भी गैस या कोई भी सब्सटेंस अगर किसी के सरफेस पे चपकता है, कहां पे चपकता है सरफेस, पहले समझना एक एक चीज को फिर लिखना। कोई भी गैस का मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस अगर सरफेस पे चपकते हैं, कहां चपकते हैं सरफेस, उसको कहते हैं क्या एडजॉर्प्शन। जैसे आप कहते हो, एक मान लीजिए पहले मैं समझाता हूं कि आपने का सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो आपने का मान लीजिए एक, अगर हम एक ब्लॉक अगर लेकर चले और अगर मैं इस ब्लॉक में अगर डिफाइन करूं कि अगर मॉलिक्यूल अगर उसके सरफेस पर है सिर्फ, देखिए मॉलिक्यूल अगर या आपने का गैस कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ अगर उसके सरफेस पे चपक रहे, आपने का अगर मैं जितने भी गैस के मॉलिक्यूल या सपोज करिए कोई एटम या मॉलिक्यूल सिर्फ किस पे चपक रहे सरफेस, उनको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं एडजॉर्ब। देखिए एब्जॉर्प्शन मैंने एक गड़बड़ कर दिया, एक्चुअली इस फिनोमेना को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका एडजॉर्प्शन है बेटा, एडजॉर्प्शन। क्या है एडजॉर्प्शन। जैसे आपने का एक चौक ले, क्या लें चौक, मेरी बात समझना। आप ऐसे देखो, चौक को पानी में डालो, चौक को किस में डालो पानी, बहुत इजी वे में समझा देंगे। तुमने जब चौक को पानी में डाला, अच्छा ये बताओ जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, अच्छा बताओ कहां पे जाके चिपकेंगे सरफेस पे। चौक को तोड़ दो तो अच्छा बताओ चौक अंदर गीली होगी कि चौक अंदर, बेटा आपकी चौक अंदर गीली होगी कि चौक अंदर ड्राई होगी, क्या होगी ड्राई। तो जैसे आपने का अगर मैं एक चौक अगर लेता हूं बेटा, जैसे आपने का मान लीजिए एक अगर मैं चौक ले रहा हूं, आपने अगर एक चौक लिया और उस चौक को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। आप सपोज करिए अगर इस चौक को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, पहले एक एक चीज को बेटा समझते हुए चलना है ना। तो हम ये देखते हैं कि जो चौक हमने ली है और उस चौक को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो ये जो चौक के मॉलिक्यूल्स बेटा हैं, ये जो चौक के मॉलिक्यूल है और ये चौक के मॉलिक्यूल अगर सिर्फ सरफेस पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं सरफेस पे, 2 मिनट बेटा, सिर्फ सरफेस पे आएंगे और अंदर चौक अगर आप तोड़ोगे तो अंदर चौक बेटा एक बात बताओ शायद ड्राई होगी,
क्या होगी? ड्राई। उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। मेरी बात सुने, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल को दिखाए, किस पर? सरफेस पे, उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। दोनों एक एक चीज को समझते हुए चलना बेटा। सेकंड अगर मैं बात करूं कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, देखिए अगर मैं एब्जॉर्प्शन, तो मैं अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ कहां चले जाएं? अंदर। जैसे आप ऐसे सोचो, मेरे यहां तक समझ में आ रहा है कि जो मॉलिक्यूल सिर्फ कहां पर जाए? सरफेस पे। कहां जाए? सरफेस। उसे क्या कहेंगे? है। और अगर मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ कहां चले जाएं? अंदर। उसको क्या कहेंगे? जैसे आपने का, अगर मान लीजिए हम इसको डिफाइन करें कि अगर सपोज करिए कि आपने का अगर एक ब्लॉक हम अगर ले रहे हैं, जैसे आपने का एक अगर मैं ब्लॉक ले लूं और इस ब्लॉक में अगर मॉलिक्यूल अंदर भी हो, मतलब बाहर भी अगर आप कहें, अगर मॉलिक्यूल बेटा अगर मान लीजिए बाहर के साथ साथ कहां मौजूद हो? अंदर भी। कहां? अंदर। तो मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर सपोज करो मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ बेटा कहां पर प्रेजेंट हो? अंदर। उसे क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे? एब। जैसे एक फोम ले लो, एक सपोज करो क्या ले लो? फोम। फोम को पानी में डालो, तो जब फोम को अगर आप पानी में डालोगे तो अच्छा एक बताओ, फोम में मॉलिक्यूल सरफेस भी होंगे और अंदर भी होंगे। क्या होंगे? अंदर। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब। तो जैसे आपने कहा, मान लीजिए अगर मैं एक फोम अगर लेकर चलता हूं, फोम, अगर मैं एक फोम अगर लेकर चलूं और इस फोम को मान लीजिए आपने का एक फोम अगर ले ले हम, ताकि आपको कोई चीज समझने में दिक्कत ना हो। अब मैंने क्या किया? फोम को वाटर में डाल दिया। तो अगर फोम को अगर आप वाटर में डालोगे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो अगर ये जो फोम है, अगर ये फोम अगर वाटर में डाल दिया जाए, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि फोम के पे अगर मॉलिक्यूल्स अगर बेटा सरफेस के साथ साथ, अगर मान लो ये मॉलिक्यूल सरफेस पर भी हो और सरफेस के साथ साथ बेटा अगर सरफेस के साथ साथ कहां पर हो? अंदर भी हो, तो उससे बेटा हम क्या कहेंगे बताओ? बोला करिए। एब्जॉर्प्शन। पहले बताओ, इतना हमारे बच्चों को क्लियर हुआ? देखिए एड्सॉर्प्शन क्या हुआ और एब्जॉर्ब, बी बल्क में अंदर जाए, बी मतलब बल्क में अंदर जाए, उसे क्या कहेंगे? एब्जॉर्ब। तो अब बात आती है कि सॉर्प्शन क्या होते हैं। फिर सॉर्प्शन, पहले बताओ एड्सॉर्प्शन समझ में आया? चौक को पानी में घोलना। आप ऐसे कभी भूल जाओ तो समझ लेना, चौक को किस में घोलना? पानी में। उसे क्या कहोगे? और फोम को पानी में डालना है एब्जॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या होता है? मान लीजिए आपने कहा कि अगर मैं तीसरा पॉइंट अगर लेके चलूं कि सर सॉर्प्शन क्या होता है, तीसरा पॉइंट अगर मैं सॉर्प्शन की बात करूं, सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि सॉर्प्शन किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया, मुझे यह भी समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता, मैंने यह भी समझ में आ गया। सॉर्प्शन क्या? देखिए अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हो? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे एक टॉवल है, आप टॉवल को पानी में डालो, टॉवल को कहां डालो? पानी में। तो पानी के मॉलिक्यूल बताओ सरफेस पे भी होंगे और अंदर भी होंगे। तो टॉवल को पानी में डालना बताओ क्या कहलाता है? बोला करो, सॉर्प्शन। नहीं बेटा, क्या? सॉर्प, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, अंदर भी और बाहर भी। कहां कहां बताओ? अंदर भी और बाहर। तो आपने का अगर मैं सॉर्प्शन की बात करूं, तो आपने का अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो इनसाइड एंड आउटसाइड,
इनसाइड प्लस आउटसाइड। अगर अंदर और बाहर दोनों में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे आपने का एक टॉवल अगर हम ले लें बेटा, सपोज करो आपने का एक टॉवल ले लें और इस टॉवल को आप जानते हो कि जैसे आपने का एक टॉवल ले लें और उस टॉवल को अगर हम पानी में डाल दें, मेरी बात को समझना, बातचीत नहीं, तो जब पानी में डालोगे तो जो फोर्स अगर टॉवल पे F1 है और मान लो सरफेस पे कितना फोर्स है, F2 है। सरफेस पे फोर्स कितना बेटा है, F2, और अंदर फोर्स कितना है, F2। तो मतलब F1 किसके बराबर हो जाए, F2 के। पता यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सॉर्प्शन। क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। चौक का पानी में जाना बताओ क्या है, और फोम का पानी में जाना, टॉवल का पानी में डालना, इतना क्लियर हुआ। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे आपने कहा इसमें आगे की ओर हम बात अगर करें, जैसे डी सेक्शन, ऑकुलेशन बेटा, ऑकुलेशन। अब मैं अगर बात करूं कि ऑकुलेशन क्या होता, देखिए जब मैं ऑकुलेशन की बात करते हैं तो कोई भी गैस अगर मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, आप याद करो मैंने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पढ़ाया था। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस कहां एब्जॉर्ब होती थी, प्लेटिनियम के सरफेस पे। कहां पे बेटा, तो अगर कोई भी गैस, आप ये कहते हो कि अगर गैस, मान लीजिए आपने का गैस को अगर मैं पास करूं, जो गैस आप पास कर रहे हो और जो मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रही है, मेटल, अगर ये गैस मेटल के सरफेस पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, उसे क्या कहते हैं हम, ऑकुलेशन। जैसे बढ़िया, सबसे अच्छा है कि जैसे मैंने एक हाइड्रोजन गैस को पास किया, एक ग्लास चैम्बर अगर हम ले लें, और अगर इस गैस को एक प्लैटिनम के सरफेस पे अगर एब्जॉर्ब करा दें, तो आपने का अगर ये गैस प्लैटिनम के सरफेस पे जाके क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, उसे बेटा क्या कहते हैं हम, ऑकुलेशन। क्या कहते हैं, ऑकुलेशन। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ, पहले इतना कराते फिर आगे बढ़। फिर से बताओ एड्सॉर्प्शन क्या होता, मालूम चला क्या होता एड्सॉर्प्शन। देखो मैं लिखा था, साथ साथ लिखा था, चलो, क्योंकि देखो एक एक चीज को बाजी बस अच्छे से काम करना है। देखो बेटा, फिर हम लोग 1 घंटे बाद उसमें आ जाएंगे, ठीक। अब 1 घंटे इनऑर्गेनिक चलती रहेगी। लिखो एडजॉर्प्शन, लिखो, हेडिंग डालो एडजॉर्प्शन। नेट से चाहे स्पेलिंग चेक करते लेना, लिख लेना। एडजॉर्प्शन में लिखो, अगर मॉलिक्यूल या एटम, अगर मॉलिक्यूल या एटम सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं, अगर एटम या मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे चिपकते हैं, ऐसे लिखो, अगर सरफेस पे चिपकते हैं, सरफेस पे चिपकते हैं, तो उन्हें बताओ क्या बोलते हैं, बोलो एडजॉर्प्शन। लिखो बेटा, उससे एडजॉर्प्शन कहते हैं, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे चौक को अगर पानी में डाल दें, जैसे चौक को अगर पानी में डाल दें, बहुत अच्छे से सवाल करना, अगर चौक को पानी में डाल दें तो मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, तो वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ चौक के सरफेस पे होते हैं, चौक के सरफेस पे होते हैं, चौक के सरफेस पे होते हैं, और अंदर चौक ड्राई होती है, और अंदर चौक ड्राई रहती है, अंदर चौक ड्राई होती है। क्लियर हुआ बेटा। एग्जांपल नोट करो, पहले एक एक चीज साथ साथ करेंगे। एग्जांपल नोट करो,
और रिवाइज करते हुए साथ साथ चलना। यहां तक समझ में आ गया? नोट करिए इसको। बहुत अच्छे से कलर पेन लो और कलर पेन का यूज करना, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना। बेटा ये बताओ, इतना क्लियर हुआ? उसे क्या कहते हैं हम? एडजॉर्प्शन। लिखो, हेडिंग डालो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेटा, एब्जॉर्प्शन में देखो, लिखो अगर मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ अंदर भी प्रेजेंट हो। अगर मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ अंदर भी प्रेजेंट हो। अगर मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ अगर मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ अंदर भी प्रेजेंट हो। अंदर भी प्रेजेंट हो। अब 2 मिनट बेटा रुक जाओ, देखो जिसने जो पूछा क्वेश्चन ध्यान देना। अब समझना बेटा, पहले मेरी बात को सुनो। अच्छा मान लो सरफेस पे फोर्स F1 है। अगर मैं बात करूं कि सरफेस पे अगर फोर्स, अगर सरफेस पे फोर्स अगर F1 है और अंदर फोर्स अगर मान लो अगर फोर्स F2 है। अच्छा खुद बताना, मेरी बात को ध्यान से समझना। तो पहली चीज हमें यह समझ में आ गया कि F1 कभी भी बराबर F2 नहीं होगा। क्यों? अब जैसे, अच्छा एक बात बताओ, जैसे फोम को पानी में डालो, तुमने फोम को किस में डाला? पानी में। अच्छा बताओ, पानी सरफेस पे ज्यादा दिखाई देगा कि अंदर ज्यादा दिखाई देगा? है अंदर। तो इसका मतलब फोम ने पानी को अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब किया है। तो अंदर फोर्स कम हुआ कि अंदर फोर्स ज्यादा हुआ? उसे क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन। क्लियर हुआ? तो आपने जैसे फोम को पानी में डाला तो अंदर वाटर के मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा, और सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल कम है। उसे क्या कहा? एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो फुल कैसे जाती है? जब अंदर पानी क्या होंगे? ज्यादा होंगे ना। जैसे रुई है, 2 मिनट, रुई है, रुई को पानी में डालो, तब रुई को पानी में डालोगे तो बताओ पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा दिखाई देंगे कि अंदर? खत्म बात। उसे क्या कहोगे? एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? लिखो बेटा, एब्जॉर्प्शन में अंदर के फोर्स ज्यादा होते हैं और बाहर फोर्स कम होते हैं। समझ में आ गया? अंदर फोर्स ज्यादा होता है और बाहर फोर्स कम होता है। अंदर फोर्स ज्यादा होता है और बाहर फोर्स कम होता है। जैसे अगर मैं रुई या फोम को पानी में डिसॉल्व करूं, जैसे अगर रुई या फोम को, जैसे रुई या फोम को अगर पानी में डाल दें, रुई या फोम को अगर पानी में डाल दें तो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा होंगे और बाहर कम होंगे। अब समझ में आया? वाटर के मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा होंगे और बाहर कम होंगे। उन्हें एब्जॉर्प्शन कहेंगे। उन्हें एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उन्हें एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बेटा इसको नोट करो, फिर एक एक चीज बताते चले, है ना? नोट करो इसको। बेटा यहां तक आ गया? उसको अच्छे से नोट करना। एब्जॉर्प्शन लिख लिया बेटा? ठीक। अब इधर देखो, आ गया? लिखो बेटा, सॉप्शन। सॉप्शन की स्पेलिंग क्या बेटा जरा देख ले। सॉप्शन, सॉप्शन देखते चलो, बताते चलो। सॉप्शन, क्योंकि हम कोई खर्रे तो लाते नहीं, हम सीधा सीधा हम देखते हैं। सॉप्शन बेटा, सॉप्शन। हाँ स्पेलिंग क्या बेटा? SO, 2 मिनट बेटा, SOR। थोड़ा बस इतना बताते जाना, हम तुमको अच्छा पढ़ाते जाएंगे। SORPTION, सॉप्शन लिखो बेटा। लिखो, अगर मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उन्हें सॉर्प्शन कहते हैं। तो उन्हें सॉर्प्शन कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। बेटा क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? सॉर्प्शन।
लिखो बेटा नेक्स्ट। उन्हें सॉर्प्शन कहते हैं। लिखो, जैसे अगर टॉवल को पानी में डिसॉल्व करें, जैसे टॉवल को अगर पानी में डिसॉल्व करें, टॉवल को पानी में डिसॉल्व करें, तो वाटर के मॉलिक्यूल का अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उन्हें सॉर्प्शन कहते हैं। तो उन्हें सॉर्प्शन कहते हैं। उन्हें सॉर्प्शन कहते हैं। आ गया? अब इसको नोट कर लो और सरफेस केमिस्ट्री के लिए एक पेन अच्छे से कलर यूज करना, ठीक, ताकि समझ में अच्छे से आए बेटा। सॉर्प्शन लिख लो, फिर आगे बढ़ते बेटा। हमने तुमसे कहा था 1 तारीख से चालू कर देंगे, ठीक। सरफेस पढ़ा दें अच्छे से, अब धीरे धीरे हम लोग मेहनत करते हुए चलते हैं। यहां तक सारे पॉइंट आ गए? नोट करो बेटा। उसे सॉर्प्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। बेटा यहां तक आ गया? अब लिखो ऑकुलेशन। ऑकुलेशन, वो सही लिखा हमने, ऑकुलेशन बेटा। ऑकुलेशन में लिखना, अगर गैस के मॉलिक्यूल, अगर गैस के मॉलिक्यूल, अगर गैस के मॉलिक्यूल किसी भी मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं, अगर गैस के मॉलिक्यूल किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर एब्जॉर्ब होते हैं, अगर गैस के मॉलिक्यूल मेटल के सरफेस पे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें ऑकुलेशन कहते हैं। उन्हें ऑकुलेशन कहते हैं। उन्हें ऑकुलेशन। बेटा मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया? सबसे बढ़िया, चौक का पानी में जाना, ऐसे देखो रिवाइज कर, तो चौक का पानी में जाना क्या है? फोम का पानी में जाना, टॉवल का पानी में जाना, गैस का मेटल के सरफेस पे जाना। नोट करो, आगे बढ़ाते हैं, ठीक। देखो अब समझ के चलना। देखो बाजी, तुम लोग बस ध्यान से मेहनत करते चलना। आ गया? देखो अब मेरी बात को समझते हुए चलना। मेरे हिसाब से रब करें इसको। तुम लोगों ने यहां तक सब नोट कर लिया? अब इसी में आते हैं कि जो सरफेस कैटलिस्ट होता है बेटा, आपने का अगर मैं बात करूं कि सरफेस कैटलिस्ट की बात, आपने का अगर मैं सरफेस, यस, अगर मैं मान लीजिए सपोज करो सर, या हम एक काम करते हैं, चलो पहले हम आपको बताते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए, अगर मैं बात करूं सरफेस केमिस्ट्री को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो हम ये कहते हैं कि जो सरफेस फिनोमिना है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं सरफेस फिनोमिना की बात करूं, अगर मैं सरफेस फिनोमिना की बात करूं, तो ये सरफेस फिनोमिना को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है बेटा। धीरे धीरे एक एक चीज को समझना। 2 कैटेगरी में बांटा। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक। पहले समझना, एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और सेकंड आपका जो होता है उसको कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा क्या होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो मैं सबसे पहला लेकर चल रहा हूं केस 1 बेटा। आपने का अगर मैं बात करूं कि केस 1 की बात करूं, केस 1 को डिफाइन करूं, तो केस 1 में आपने का फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं? देखिए अब ध्यान से समझना, पहले धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एक एक चीज को पहले समझाते जाएंगे। देखो बेटा, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वहां 2 चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है एब्जॉर्बेट और एक होता है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेट क्या होता है और एब्जॉर्बेंट क्या होता है? तो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट की बात करें, सबसे पहला एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट, एक मिनट पहले मैं समझा दूं, उसके बाद स्पेलिंग चेक करेंगे। फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्बेंट, क्योंकि स्पेलिंग से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एब्जॉर्बेट क्या होते हैं और एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, पहले समझना कि एब्जॉर्बेट क्या होते हैं और एब्जॉर्बेट को जैसे हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ते हैं तो 2 चीजें होती थी, एक सॉल्यूट
होता तो दूसरा सॉल्वेंट। तो बेटा जो एब्जॉर्बेट होते ना, थोड़ा स्पेलिंग तो थोड़ा ध्यान देना तुम लोग बस हमारा, जो एब्जॉर्बेट होते हैं हम उनको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो एब्जॉर्बेंट बेटा होते हैं, दो मिनट बेटा, हम इनको सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट का मतलब क्या? सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? आप देखते हो जब फिनोमिना होता है तो दो चीजें होती हैं। आपने का मान लीजिए, एक हम अगर सरफेस ले रहे हैं, सरफेस अगर ले रहे हैं, तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, हम जिनको मॉलिक्यूल्स बेटा बोल रहे हैं, धीरे धीरे समझना, हम जिनको मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं ये एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेट है। क्या है? एब्जॉर्बेट। और बेटा जिस सरफेस है, जो सरफेस हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम? सरफेस बेटा। आपने कहा ये जो हम सरफेस ले रहे हैं जहां ये मॉलिक्यूल चपक रहे हैं, पहले हम समझा दें उसके बाद स्पेलिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो सरफेस है ना बेटा, सरफेस बेटा, हम सरफेस को बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट। अब देखो मॉलिक्यूल को क्या बोला हमने? एब्जॉर्बेट। और बेटा जिस सरफेस पे चपक रहे हैं उसे एब्जॉर्बेंट। तो जब इनका फिजिकल फिनोमिना देखा तो हमने ये पाया कि जब हम इसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें, मेरी बात को समझना बेटा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो कि एब्जॉर्बेट प्लस एब्जॉर्बेंट, हम जिसको कहते हैं क्या बेटा? सॉल्यूट। 2 मिनट बेटा, जिसको कहते हैं हम सॉल्यूट, और इसको हम कहते हैं क्या? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट है, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। एक्चुअली ये आपका क्या होता है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। सुनना, अभी मैं सब समझाऊंगा। तो जो फिनोमिना बना, आपने का एब्जॉर्बेट डॉट एब्जॉर्बेंट, इनमें जो मॉलिक्यूल जब चपके तो किस फोर्स से चपके? इसमें एक लगता है वीक वंडर वॉल फोर्स। पहली तो हमें यह समझ में आ गया, पहला पॉइंट हमें यह समझ में आ गया कि अगर मैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जैसे आपने कहा, सपोज करो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जो मैं मॉलिक्यूल्स बेटा ले रहा हूं, ना समझ में मुझे टोक देना, जो ये मॉलिक्यूल्स मैं अगर ले रहा हूं, पहले मेरी बात को समझते चलना बेटा, जिसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं बेटा। अब इसमें हम सॉल्यूट तो बोल नहीं सकते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं बताओ? एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट। और दूसरा अगर मैं बात करूं इसको, हम जिसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट, जो सरफेस है, क्या है? सरफेस है, जिसको हम सरफेस बोल रहे हैं। ठीक, अब मेरी बात को सुनना, ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा है। तो अगर ये सिस्टम अगर एक इक्विलिब्रियम को डिफाइन अगर कर रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स बेटा है, अगर ये सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल चपक कैसे रहे? कोई तो फिनोमिना होगा। ये जो मॉलिक्यूल चपके इन सरफेस और इनके बीच में जो फोर्स लगा, हम उसको कहते हैं वीक वंडरवॉल फोर्स। क्या कहते हैं हम? वीक वंडरवॉल फोर्स। पहली चीज तो समझ में आ गया ये कि इसको वीक वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम कैसे हो गया? अच्छा एक बात बताओ, पहले बताओ, इतना समझ में आया? जो मॉलिक्यूल चपके सरफेस पे, उसको कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? वीक वंडरवॉल फोर्स। कौन सा फोर्स? वीक। अच्छा मैं अगर इसको गर्म कर दूं बेटा,
अगर मैं इसको मान लो गर्म कर दूं, क्या कर दूं? गर्म। तो अच्छा खुद बताओ, जो मॉलिक्यूल चपके थे वो धीरे से क्या होंगे? एवोपरेट होंगे। क्या होंगे? एवोपरेट। तो मतलब पहली चीज ये हुआ कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा फोर्स लगता है? वीक वंडरवाल फोर्स। दूसरा, ये नॉन रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? क्यों रिवर्सिबल है? जो चपक गए अगर उसको गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इसका मतलब यह समझ में आया। तीसरी चीज, अकर इक्विलिब्रियम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नेक्स्ट अगर फैक्टर हम देखें, नेक्स्ट फैक्टर अगर इसको डिफाइन करें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो ज्यादा नहीं होती। -20 किलो कैलोरी से ये आपकी होती है -40 किलो कैलोरी के बीच में होती है। तो हम ये कहते हैं इसका जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव। ये एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सो। अच्छा एक बात बताओ, जब ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम। बेटा ध्यान से समझना थोड़ा। तो जब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये क्या करता? ली चैटरल प्रिंसिपल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ली चैटरल प्रिंसिपल। ये किसको फॉलो करता है? ली चैटरल। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको याद करो, मैंने पढ़ाया था कि अगर ये ली चैटरल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो मैंने पढ़ा था एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन किधर जाती है? फॉरवर्ड। और एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड। नहीं, एक्सोथर्मिक में बेटा देखो, एंडो में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। तो एक्सो में एंडो का उल्टा कौन है? एक्सो। तो आपने सीधी एक बात कही कि अगर मैं ली चैटरल प्रिंसिपल की बेटा बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट्स बेटा जो निकल कर आया, अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक अकर रिएक्शन है। भाजी बस मेरे साथ अब तुम लोग मेहनत बढ़ा देना। देखो 1 अगस्त हो गया है तो अब हम लोग को थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में हम क्या कहेंगे कि लो टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन जो होगी वो रिएक्शन कहां जाना पसंद करेगी? फॉरवर्ड। कहां जाना पड़ेगी? फॉरवर्ड। क्लियर हुआ? फिर से बताऊं कि आ गया। और नेचुरल बात है, हाई प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होगा? हाई। अगर प्रेशर हाई कर दे, अच्छा देखो 2 चीजें खुद सोचना, ये जो फिनोमिना होता है वो 3 स्टेप में होता है। क्या होता है? 3 स्टेप। अब देखो धीरे धीरे समझाता जाऊंगा तुमको। पहले बताओ ये समझ पा रहे हो? बोला करो। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आप मुझे बताओ कौन सा फोर्स लगता है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम समझाते जाएंगे एक एक चीज को। रटना नहीं बेटा। देखो अब अगर आप इसको डिफाइन करो तो आपने कहा सेकंड पॉइंट, अगर मैं डिफाइन करूं, जैसे आपने कहा कि अगर मान लो एक सरफेस हम ले रहे हैं, सरफेस हम ले रहे हैं और इसमें मान लीजिए मॉलिक्यूल की एक लेयर्स बन रही, मॉलिक्यूल की क्या बन रही है? लेयर्स। मॉलिक्यूल की लेयर बन रही। बेटा समझना एक एक चीज को, है ना? क्या है? लेयर है। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या क्या पहले स्टेप में प्रेशर बढ़ाया? क्या पहले स्टेप में क्या बढ़ाया? प्रेशर। तो जरा समझना बेटा, मुझे लगता अभी तक मैं जितना पढ़ा रहा हूं सब समझ में आ रहा है। आपने क्या कहा? मैं अगर फर्स्ट स्टेप में अगर मैं प्रेशर ले लूं, प्रेशर को बढ़ाऊं, फर्स्ट स्टेप में क्या बढ़ाओ? प्रेशर। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो शायद नीचे की लेयर शिफ्ट होगी। कौन सी लेयर शिफ्ट होगी? नीचे। आप प्रेशर जब बढ़ाओगे तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने प्रेशर को बढ़ाया बेटा
तुम अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो तुमने क्या कहा, एक लेयर नीचे की ओर शिफ्ट हो गई, एक लेयर नीचे की ओर गई शिफ्ट, बाकी लेयर दो ऊपर रह गई। कब ऐसा हुआ, प्रेशर तुमने कम किया कि प्रेशर बढ़ाया बेटा, बोला करो बढ़ाया। प्रेशर तुमने बढ़ाया तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ बेटा, फिर से बढ़ाएं कि आ गया। अब तुमने क्या किया, सेकंड स्टेप में प्रेशर बढ़ाया बेटा। अगर मैं सेकंड स्टेप में आ जाऊं, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग ना। सेकंड स्टेप में आपने का प्रेशर बढ़ाया, सेकंड स्टेप में क्या बढ़ाया, प्रेशर। तो जब सेकंड स्टेप में प्रेशर बढ़ाओगे तो एक लेयर नीचे और शिफ्ट हो गई बेटा। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो एक लेयर नीचे और शिफ्ट हो गई। तो आपने कहा कि एक लेयर नीचे और शिफ्ट हो गई, एक लेयर नीचे और शिफ्ट हो गई बेटा। एक लेयर नीचे क्या हो गई, और शिफ्ट हो गई। ठीक, तो पहले स्टेप में अगर देखा जाए तो तुमने पहले स्टेप में जो प्रेशर था वो शायद लो प्रेशर था। क्या था, लो, हल्का सा प्रेशर बढ़ाया। दूसरे स्टेप में मॉडरेट प्रेशर था। कौन सा प्रेशर था, मॉडरेट। और तीसरे स्टेप में जब हाई प्रेशर कर दोगे, हाई प्रेशर अगर कर दोगे तो अच्छा ये बताओ, जब हाई प्रेशर कर दिया तो ये पूरी लेयर किधर की ओर शिफ्ट हो गई, नीचे की ओर शिफ्ट हो गई। ये सारी लेयर्स आपकी शिफ्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर पर रिएक्शन हमारी किधर की ओर शिफ्ट हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहले तो ये समझ में आ गया, मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हमें यह समझ में आ गया कि हाई प्रेशर पर बेटा जो रिएक्शन हमारी है वो रिएक्शन किधर चली गई, फॉरवर्ड। किधर चली गई, फॉरवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, एब्जॉर्ब। लेकिन ये कितने स्टेप में बेटा हुई, 3 स्टेप में। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। जो ये प्रोसेस होता है ना बेटा, ये जितने भी प्रोसेस, बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे, जितने भी ये प्रोसेस होते हैं, आप जो ये प्रोसेस को डिफाइन करते हो, ये जो प्रोसेस बेटा है, ये प्रोसेस आपका जो होता है वो सिर्फ 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप। 3 स्टेप के अलावा कुछ नहीं होता। अब जैसे एक साइंटिस्ट का मुझे नाम नहीं, लैंगम्यूर है या लैंगम्यूर है, अभी चेक कर लेता, अभी अब कोई दिक्कत नहीं, अब चेक कर लीजिएगा, नेट पे मुझे बता देना, स्पेस स्पेलिंग भी बता देना। देखिए उन्होंने बताया था कि जो लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, लैंगम्यूर चलिए भी देख लेंगे, जो लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग देखा, लैंगम्यूर है ना, स्पेलिंग यही है देखो, MUIR, ठीक है, लैंगम्यूर सही है, इतना ठीक है। लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या लिखा था कि X/M वर्सेस P का ग्राफ ड्रॉ किया। उन्होंने X/M वर्सेस P का ग्राफ ड्रॉ किया। बेटा ध्यान देना बेटा, उन्होंने X/M वर्सेस P का ग्राफ बनाया। तो X/M क्या है, X/M का मतलब होता है द मॉलिक्यूल, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो X/M की वैल्यू बता देते हैं। X/M को कहते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which can absorb on m amount of surface। और कौन सी नई बात है, हम उसी पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जो भी अमाउंट है किसका बेटा, सब्सटेंस का, जो भी अमाउंट है किसका, सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन, मॉलिक्यूल
अमाउंट किसके? मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं कहां पर? सरफेस पे। उस सरफेस का मास कितना है? m। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? व्हाट इज द x by m? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब बाय क्या? अमाउंट विच कैन एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, बस विच ऑन द सरफेस। इतना क्लियर हुआ? अब उन्होंने क्या किया कि इसको जब डिफाइन किया तो उन्होंने ये देखा, पहले मेरी बात को समझना बेटा, इसको मैं प्रूफ करेंगे, आप चिंता ना करो, प्रूफ भी करेंगे। ये ग्राफ आ रहा था, ये ग्राफ आ रहा था, ये जो ग्राफ बेटा आया, अभी देखो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, मैं हर चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा, पहले एक एक करके चलूंगा। ये लो प्रेशर पे खेल खेल गया, लो प्रेशर, और ये मॉडरेट प्रेशर बेटा, और ये बेटा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे। और जानते हो हाई प्रेशर पे वैल्यू कांस्टेंट हो ही गई भाई, 3 स्टेप में थी भाई। पहले स्टेप में प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल अंदर गए, दूसरे में लगाया तो मॉलिक्यूल और अंदर गए, तीसरे में सारे मॉलिक्यूल कहां चले गए? अंदर, तो शायद कांस्टेंट हो गया। तो उन्होंने ही लैंगम्यूर जो डिफाइन था, उन्होंने यही बताया कि 3 स्टेप में आपकी फिनोमेना होता है। इसको फ्रेंडलिस ने प्रूव किया था, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक। अब लेकिन पहले एक एक चीज को समझा तो दूं, धीरे धीरे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। तो उन्होंने ये जो डिफाइन बेटा किया था, अब बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाना। उन्होंने ये डिफाइन किया कि जो x बाई m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n है। ये एक इक्वेशन दे दी। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन बनाई और उसको बना के दे दी, लेकिन फ्रैंकलिज ने इसको प्रूव किया था। क्या किया था? प्रूफ। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? तो उन्होंने क्या किया कि मान लो लो प्रेशर की बात करें, किसकी बात करें? लो प्रेशर। तो उन्होंने कहा अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, और नोट्स अच्छे बनाना भाई, देखो बातचीत नहीं करो बेटा। अगर मैं x बाई एम वर्सेस p की बात करें, वर्सेस p की बात, तो सबसे पहला केस अगर डिफाइन करें, हम लो प्रेशर की बात करें। उन्होंने ये डिफाइन किया था कि अगर मैं लो प्रेशर की बात करूं, तो लो प्रेशर में आपने कहा 1 बाई एन की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। कितनी हो सकती है? 0। बात आपने, सॉरी, लो प्रेशर पे बात करें तो अगर प्रेशर लो है, मैं गड़बड़ कर गया, लो प्रेशर पे n 1 बाई एन की वैल्यू उन्होंने रखी कितनी? 1। कितनी रखी? 1। तो 1 रखो। तो जब 1 रखोगे तो बेटा आप बताओ x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। तो ध्यान से देखो, तो y बराबर mx लाइन आ गई बेटा। y बराबर क्या आ गई? mx। उन्होंने इस इक्वेशन को पहले बनाया, अपने आप एक तरीके से सेट कर दिया, लेकिन प्रूफ किया था किसने? फ्रैंकलिन ने। बताएंगे पहले। तो उन्होंने कहा लो प्रेशर पे y बराबर mx लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई बेटा। बोला करो, क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब उन्होंने केस सेकंड डिफाइन किया बेटा। दो ही चीजें उन्होंने की। अब आपने कहा केस अगर मैं बात करूं, केस नेक्स्ट, अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं, मैं अगर हाई प्रेशर पे बात करूं, तो हाई प्रेशर पर 1 बाई एन की वैल्यू उन्होंने क्या रख दी? 0। तो x बाई m जो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n। तो x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। तो बेटा आप बता दो x बाई m की वैल्यू, ध्यान से देखो, शायद कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई? कांस्टेंट। पहले बताओ, फिर से बताओ कि आ गया। तो इन्होंने यही कहा कि 3 स्टेप में रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। मॉडरेट प्रेशर में आपकी वैल्यू ये हुई, लेकिन जब हाई प्रेशर हो गई तो ये वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। तो हम ये कहते हैं, इसको डिफाइन किया, यस लो प्रेशर पर बेटा, बातचीत नहीं बेटा,
लो प्रेशर पे 1/n की वैल्यू कितनी हुई? 1। हाई प्रेशर पर इन्होंने डिफाइन किया, हाई प्रेशर पर उन्होंने 1/n की वैल्यू कितना रख दिया? 0। तो ये कौन सा प्रेशर देखा इन्होंने? मॉडरेट प्रेशर। अच्छा बताओ कितने स्टेप में बेटा होती है? बोला करो 3। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? फिर से बताएं कि आ गया। देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एब्जॉर्प्शन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। 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 केस 1 डालो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लिखो बेटा पहला पॉइंट्स। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया? पहला पॉइंट्स लिखो, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच जो फोर्स लगता है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स लगता है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स लगता है उसे वीक वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। ये अंडरलाइन करना, वीक वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। वीक वंडरवॉल फोर्स कहते हैं, अंडरलाइन करना। क्या कहते हैं? वीक वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? सेकंड बेटा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। बेटा यहां तक आ गया? किसको शो करता है? रिवर्सिबल। तीसरा बेटा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बहुत अच्छे से पढ़ना, एक सवाल आएगा जरूर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो करता है जिसकी वैल्यू लाई करती है -20 से -40 किलो कैलोरी। 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 नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। अंडरलाइन करना, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। अंडरलाइन करना, लो टेम्परेचर पर यह रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। बेटा किधर शिफ्ट करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखो बेटा, हाई प्रेशर पर यह रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। हाई प्रेशर पे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ड्यू टू ली चैटरल प्रिंसिपल। ड्यू टू ली चैटरल प्रिंसिपल। बताओ किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा? बोलो, ली चैटरल प्रिंसिपल। यहां तक आ गया बेटा? नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू ली चैटरल प्रिंसिपल। आ गया? नेक्स्ट, ये प्रोसेस 3 स्टेप में कैरी करता है। ये प्रोसेस 3 स्टेप में कैरी करता है। ये प्रोसेस 3 स्टेप में कैरी करता है। लिखो बेटा, पहले लिखो लो प्रेशर, सेकंड लिखो मॉडरेट प्रेशर,
और तीसरा लिखो हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। बेटा अच्छा बताओ, जितना भी हमने कराया समझ में आ गया? अच्छा बताओ, एक्स बाई एम को क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस। एक्स बाई एम लिख लो। एक्स बाई एम का मतलब है, शिवानी समझ में आ गया बेटा? मेहनत कर लो। एक्स बाई एम का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन एब्सॉर्ब on the surface, which can absorb on the surface। आ गया? सरफेस जिसका मास कितना है बेटा? m है। जिसका मास m है, लिख लो बेटा, जिसका मास m है, स्मॉल m लिख लेना, है ना? अब बेटा ये तुम लोग नोट कर लेना कि तुम्हारे पास समय रहेगा, हम पढ़ा देता। बताओ जितना अभी तक पढ़ाया समझ में आ गया? अब हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? ऑर्गेनोमेट्रिक। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक को आगे पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, ऑर्गेनोमेट्रिक में इधर ध्यान से समझना, कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं? बोला करो। 3। वेरी गुड। कौन कौन? एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होता है? कार्बोनिल का डेरिवेटिव। एडिशन कब होता है? मैंने सब आपको करा दिए थे। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एसिड और बेस। पहले समझाऊंगा, बाद में नोट करना। देखो एसिड और बेस, आपने का एसिड और बेस रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्शन। देखो ध्यान से समझना। देखो बेटा बहुत सवाल पूछे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते कौन कौन है? अगर मैं बात करूं कि एसिडिक हाइड्रोजन की, अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन लेकर चलूं तो व्हाट इज द एसिडिक हाइड्रोजन? आप ये कहते हो कि सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इन सबसे अगर कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। अगर इनसे हाइड्रोजन जुड़ा है, आपने कहा वो हाइड्रोजन, भाई अब डेली रिवाइज करते जाना, मैं पूछता चला जाऊंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 टॉपिक आपके चालू हो गए, मुझे दोनों चाहिए आपसे। ठीक, मैं जो पूछूं आप 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लो, सब रिवाइज हो जाएगा। हम इसको, इस हाइड्रोजन को कहते हैं क्या बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। हम इसको डिफाइन करते हैं क्या? एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब ऑर्गेनोमेट्रिक एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो एक हाइड्रोकार्बन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनोमेट्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? देखो अच्छा ये बताओ, सबसे फास्ट रिएक्शन की बात करूं मैं, अगर फास्ट रिएक्शन को डिफाइन करूं तो सबसे फास्ट रिएक्शन जो डिफाइन करता है वो एसिड बेस रिएक्शन। सबसे फास्ट रिएक्शन जो डिफाइन करता है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है। और जब एसिड बेस रिएक्शन करता है ऑर्गेनोमेट्रिक, देखिए ध्यान से समझना, जब जब एसिड बेस, अगर एसिड बेस, जब जब एसिड बेस रिएक्शन करेगा, कौन? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, तब वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, हम जिसको कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। ये तब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोकार्बन बेटा। ये हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में हम आपसे बात करें, तुमने कहा कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जैसे आपने कहा सर अगर मैं इसको डिफाइन करूं, आपने कहा मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं C2H5 MgBr से करा लूं, तो मुझे यह मालूम चल गया कि सर यहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक।
तो तुमने कहा कि सर ये जो हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। और अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे माइनस और ये प्लस, आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे माइनस और प्लस, तो एक हाइड्रोकार्बन बन गया C2H6 प्लस बेटा, दूसरा बन गया क्या Mg और Br, और यहां पर बन गया क्या बेटा MgBr और दूसरा यहां पर कौन हो गया बेटा बोलो OCH3 बेटा। पहले बताओ इतना हमारे हर बच्चों को आया, हाइड्रोकार्बन गैस बन गया, क्या बन गया हाइड्रो। अब जैसे आपसे कहता है सेकंड अगर दे दे कि जैसे वाटर की रिएक्शन करा दे, वाटर की रिएक्शन अगर C2H5 MgBr से करा दे, तो देखो इसमें ये दिमाग मत सड़ा लगा देना कि क्या है, अगर ऑर्गेनोमेटिक, बार बार कह रहा हूं कितने प्रकार की रिएक्शन देगा, 3, एसिड बेस, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। कार्बोनिल का डेरिवेटिव होगा तो सब्स्टिट्यूशन, कार्बोनिल होगा तो यहां ना तो कार्बोनिल है ना उसका डेरिवेटिव। तो मैं अगर इसको डिफाइन करूंगा तो आपने का O एंड देन H, यस H, सिंपल सा एसिडिक हाइड्रोजन को आप हटा लीजिए और हटाने के बाद इसको, रुक जा बेटा, इसको जब डिफाइन करोगे तो ये आपका बन गया C2H6 और प्लस आपने क्या कहा MgBr और OH। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। अब जैसे आपने कहा देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, जैसे आपसे कहता D2O दे दे, यस आपसे कहता D2O दे दे, और फिर मैं इसकी रिएक्शन अगर करा दूं कि मैं CH3MgBr से रिएक्शन अगर करा दूं, तो जब मैं D2O की बात करूंगा तो आप कैसे लिखोगे बताओ, O, यस D एंड D, इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे माइनस और प्लस, इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे माइनस और प्लस, तो आपका ये कंपाउंड CH3D प्लस Mg, यस यहां पर Br और OD। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। कहीं तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए, क्या दिख जाए एसिडिक, वो सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपने कहा एक नहीं हजारों रिएक्शन बेटा हम कर सकते हैं, जैसे आपने कहा अमोनिया से रिएक्शन करा दे। अब मैं बार बार नहीं करूंगा, अब आप तुमको समझाता जा रहा हूं। आपने कहा CH3 अगर मैं MgBr बेटा ले लूं तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि CH4 बनेगा और प्लस आपने कहा Mg और Br और ये क्या बनेगा NH2। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं 1 डिग्री एमीन की बात करता, 1 डिग्री एमीन की बात करूंगा और मैं इसकी रिएक्शन अगर CH3MgBr से रिएक्शन कराता हूं तो आपका कंपाउंड CH4 बनेगा प्लस आपका Mg और Br और बेटा शायद ये क्या बनाएगा NH2। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, जैसे आपने कहा मैं 2 डिग्री एमीन्स की बात करूं, यस 2 डिग्री एमीन्स अगर आप ले लीजिए 2 डिग्री एमीन और इसकी रिएक्शन अगर मैं फर्दर CH3MgBr से करा दूं तो यही प्रोसेस CH4 प्लस Mg और Br और यहां पर N, बेटा क्या हुआ बताओ R और R। पहले बताओ इतना सब आया, चेक कर लेना अगर एक आध कोई गड़बड़ हो, मैंने यहां R लगा दे यहां पे, ठीक है तुम लोग अपने आप बेटा चलो ठीक है ये R लगाना होगा, है ना। देखो ये क्या हो गया R। अब इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहां पर ऐसे ले लूं R, यस N और R और R, अब मैं इसकी रिएक्शन अगर CH3MgBr से करा दूं तो आप बिल्कुल लिखोगे क्या नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बोला करो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए दो चीजें थी, हमने एसिडिक हाइड्रोजन को देखा और प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कराने जा रहा हूं, देखो जैसे समझना,
मैंने क्या कहा, देखिए अब यहां समझना बेटा एक एक चीज को। मैंने कहा कि मैं अगर C2H5 और मैं अगर इसकी रिएक्शन C2H5OH की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं CH3 अगर MgBr से बेटा, तो तुमने कहा सर इसको अगर बनाओगे तो रिएक्शन एसिड बेस होने जा रही है। रिएक्शन क्या होने जा रही है? एसिड बेस। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होने जा रहा है तो आपने कहा एक सिंपल सा प्रोसेस CH4 बनेगा और प्लस Mg और यहां पर Br और एक सिंपल सा बना क्या O और C2H5। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? तो फिर से बताऊं कि आ गया। अब यही प्रोसेस अगर मैं डिफाइन करूं बेटा, यही अगर मैं C2H5 और मैं अगर OH की रिएक्शन अगर मैं करा दूं किससे बेटा? CH3 यस Mg और Br। अब ध्यान देना, अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं। देखो दोनों रिएक्शन में अंतर दिखाने जा रहा हूं। तुमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी, क्या करी? हाइड्रोलिसिस। प्रोसेस वही होगा, प्रोसेस नहीं बदलेगा, प्रोसेस CH4 ही बनेगा प्लस बेटा Mg और Br और यहां पर OC2H5 ही बनेगा, लेकिन आगे उसने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम इसके बॉन्ड को क्या करोगे? ब्रेक। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो जरा देखो CH4 तो बना ही बना बेटा और प्लस C2H5OH बन गया प्लस Mg आपका Br और OH। तो अगर थोड़ा सा समझो तो समझ में आ गया, एसिड बेस रिएक्शन में अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए, क्या हो जाए? हाइड्रो। तो जो कंपाउंड अपना प्रोटॉन देगा या जो कंपाउंड अपना हाइड्रोजन देगा, वही हाइड्रोजन दोबारा ले लेगा किससे? वाटर से, और अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। देख लो C2H5OH ने अपना हाइड्रोजन दिया, बोला करो, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर वापस आ गया। नहीं आया, अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर वापस आ गया। अब जैसे बेटा मान लो आपसे ऐसे कहता, तुम लोग बताना, अगर मैं कहता कि C2H5 और NH2 अगर मैं लेता और यहां पर बेटा अगर मैं PH MgBr लेता, ठीक? तो तुमने कहा एक हाइड्रोकार्बन बनना है और सर आपने कहा यहां पर Mg और ये Br और आपने कहा NH और C2H5 बन गया, ठीक? ये बन गया। लेकिन अगर मैं इसी प्रोसेस को आगे की ओर कैरी करूं, मैंने यहां पर लिखा कि अगर मैं C2H5 और मैं अगर NH2 की रिएक्शन अगर करा दूं और मैं यहां पर PH अगर मैं Mg और Br ले लूं और इसको हाइड्रोलिसिस कर दूं, क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस। तो तुम समझ गए होगे कि जो प्रोसेस एडॉप्ट कर रहा है वो PH H प्लस Mg यहां Br और NH और C2H5। अब जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम इसके बॉन्ड को क्या करोगे? ब्रेक, माइनस और प्लस। तो कंपाउंड बन गया PH यस H प्लस Mg और Br और यहां पे बेटा क्या? OH और प्लस C2H5 और NH2। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? बताओ फिर से बताएं कि आ गया। हाइड्रोलिसिस में मालूम चला क्या हुआ? लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो कि अगर ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड, जब ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड
जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन को शो करता है, जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन को शो करता है, तो वो एक हाइड्रोकार्बन गैस को प्रोड्यूस करता है। एक हाइड्रोकार्बन गैस को प्रोड्यूस करता है। बेटा आ गया, हाइड्रोकार्बन गैस को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट लिखो, अगर एसिड बेस रिएक्शन में अगर हाइड्रोलिसिस करा दी जाए, अंडरलाइन करना, अगर एसिड बेस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस करा दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब कंपाउंड अपना हाइड्रोजन देता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, जब कंपाउंड अपना हाइड्रोजन देता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, तो वही कंपाउंड दोबारा हाइड्रोजन को गेन करता है। तो वही हाइड्रोजन दोबारा गेन करता है, तो वही हाइड्रोजन दोबारा गेन कर लेता है वाटर से, वाटर से, वाटर से, और अपना ओरिजिनल कंपाउंड को फिर बना देता है, और अपने ओरिजिनल कंपाउंड को वो फिर बना देता है, अपने ओरिजिनल कंपाउंड को वो फिर बना देता है। बेटा यहां तक आ गया, अपने ओरिजिनल कंपाउंड को वो फिर बना देता है। अब जरा समझना बेटा, इधर देखो, अब एक एक पॉइंट को बेटा कैरी करना। बेटा इधर देखो, इधर अब तुमसे अगर वो ऐसे क्वेश्चंस को बनाए, मान लो ऐसे दे दे, ध्यान से समझना, मान लो इस तरीके से कह रहा हूं, समझोगे, आराम से कैरी करोगे। आपसे कहता है मैं OC2H5 लेता हूं और मैं यहां पर OH लेता हूं, और प्लस कहेगा X मोल, अगर मैं CH3 और MgBr ले लूं, और CH3 MgBr लेने के बाद मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं। क्या करा दूं? हाइड्रोलिसिस। तो जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो कहता कंपाउंड अगर आपका ये बन गया, मान लो अगर कंपाउंड ये बना, आपने कहा OH CH3 और CH3 और OH, मान लो ये बन गया, कोई बीच में बोलेगा नहीं, तो कहता मुझे यहां पर X की वैल्यू बता दो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X। अब ध्यान से समझते हुए चलना, हर लाइन बताओ कितनी वैल्यू X की होगी। मुझे नहीं मालूम, आपने कहा 4 मोल, मुझे नहीं मालूम है कि 4 मोल आप बात कर लो, थोड़ा देखो अकल लगाया करो, देखो अकल, पहले मेरी बात सुनो, अकल नहीं लगाती हो। मैं तुम्हारी जगह होता यहां पे, शायद अगर मैं डिफाइन करूं तो इसमें, अगर मैं डिफाइन करूंगा तो इसमें शायद 2 मोल यूज करेंगे, 2 मोल। क्यों 2 मोल? एक बार सब्स्टिट्यूशन और एक बार एडिशन, ठीक। यहां कितने मोल? 2 मोल। यहां कितने मोल यूज हो गए होंगे? 1 मोल। इसका मतलब X की वैल्यू कितनी आई होगी? 3। अब आप कहोगे सर ये बताओ, OH तो वही की वही रहा, दिमाग में आ रहा होगा। अभी मैंने पढ़ाया कि जब भी दुनिया का कोई कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन देता है, तो वो अपना प्रोटॉन देने के बाद वही हाइड्रोजन दोबारा किससे ले लेता है? वाटर से। तुमको घुमाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन को कराई होती तो इसकी रिएक्शन कैसे हुई होती, जरा समझना। हम इसकी रिएक्शन को जब मैं डिफाइन करूंगा, तो ये रिएक्शन जब आप बनाओगे तो विच इज OH, और यहां पर CH3, और ये CH3 ये तो बना होगा, लेकिन यहां पर आपका OMgBr आया होगा, और प्लस ध्यान से देखो तो शायद CH4 बना होगा, बोला करो बेटा। और उसके बाद आपने इसकी क्या करी होगी?
हाइड्रोलिसिस। क्या करी होगी? हाइड्रोलिसिस। तो जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसके बॉन्ड को क्या करोगे? ब्रेक। तो ब्रेक करने के बाद आप मुझे यह बताओ, कंपाउंड जो बेटा बना, यस, कंपाउंड जो बनेगा विच इज OH, आपने कहा CH3 और आपने कहा CH3, ये आपका OH और प्लस आपका CH4 और प्लस आपका Mg और Br और यहां OH। वो साइड प्रोडक्ट आपको कभी नहीं देंगे। मेरी बात समझ रहा? कि आपको सोचो साइड प्रोडक्ट दे देगा, तो साइड प्रोडक्ट आपको कभी नहीं देगा। एसिड बेस रिएक्शन तो होगी होगी, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन एसिड बेस ने उसने अपना जो हाइड्रोजन दिया वो दोबारा हाइड्रोजन बताओ किससे ले लिया है? वाटर। अब जैसे बेटा अपने आप बताना और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक? देखो, अब तुमसे अगर वो ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, मान लो ऐसे दे दे और इसको रिवाइज करते हुए चलना। मैं बाजी कुछ भी पूछेंगे देखो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब धीरे धीरे मेहनत बढ़ाते जाओ। डबल बॉन्ड O, यस आपसे कहता है डबल बॉन्ड O और आपसे कहता है डबल बॉन्ड O, यस O, एंड देन आपसे कहता OH। आपसे कहता मैं अकर Y मोल, अकर में C2H5Mg और अकर में Br करा रहा हूं और मैं इसकी अब हाइड्रोलिसिस कराने के बाद अगर आपके सामने ऐसे अगर बना दे, यहां पर डिफाइन करें OH और यहां C2H5 और यहां C2H5 और यहां पर आपका OH और यहां C2H5 और यहां C2H5 और यहां OH। तो आपसे कहता मुझे Y की वैल्यू बताओ। क्या बेटा आप बताओ Y की वैल्यू निकालने को कहा जा, निकाल पाओगे? कितना? 5 समझ में आया? कैसे 5? धीरे धीरे देखो, 5 कैसे मालूम चल गया बेटा? यहां कितने मोल? 2 मोल। यहां कितने मोल? 2 मोल। और यहां 1 मोल। पहले बताओ इतना हमारे स्टूडेंट को आ गया? फिर से बताऊं कि आ गया बेटा? कोई डाउट? अब जैसे एक और करा देते हैं, फिर आगे क्यों तुमको हम अच्छे अच्छे सवाल कराते हैं। नेक्स्ट टाइम पे ऑर्गेनामेट्रिक पूरा रिवाइज होना चाहिए। पूरा क्या होना चाहिए? रिवाइज। कोई भी रिएक्शन दे तड़ से आप जवाब दो, इसका ये आंसर होगा। देखो, आपसे कहता है कि अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं, देखो बेटा, सरफेस केमिस्ट्री आज जितनी कराई समझ में आई बेटा? अब इसको अगर मैं डिफाइन करूं, मान लो आपसे ऐसे कहता है कि O, आप इस तरीके से डिफाइन, अब मुंह जवानी बोलना बेटा, है ना? OH और आपसे कह दे SH और यहां कह दे अल्फा मोल, यह CH3 और MgBr कर दे। रुक जा बेटा, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दे। देखो मैं इसलिए इतनी करा रहा हूं, बस पढ़ ले गए और रिवाइज कर ले गए तो बाजी बहुत अच्छा कर ले जाओगे। यहां आपने कहा OH और यहां CH3 और यहां CH3 और यहां कौन? OH और यहां SH। मुझे ये बताओ अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे, बताओ निकालोगे? कितने? 4। क्यों 4 मालूम चला? यहां कितने मोल बेटा? यहां 2 मोल और यहां 1 मोल और यहां 1 मोल। अच्छा बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन है? बोलो। एसिड। उन्हीं को NGP रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? N, नेबरिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? नेबरिंग। देखो मैं करा रहा हूं, जरूरत नहीं नाम से, आपको इन सबको चीजों को डिफाइन करने की नाम से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो रिएक्शंस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको करा रहा हूं। देखो, हम जिसको NGP रिएक्शन कहते हैं, NGP जरूरत नहीं है। NGP कहां तक रटोगे? आपके अंदर अगर दिमाग है तो आप सारी चीजों को कैरी कर जाओगे। अब आपसे कहता है कि मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन अगर करा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा,
और अगर वो इस तरीके से क्वेश्चंस को डिफाइन करता है, जरा बातचीत बंद कर दीजिए जरा, है ना, और अगर मैं इसको ऐसे लेकर चलूं, मान लो बाजी रिएक्शन में अब कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा बाजी, अब रिवाइज करते हुए चलना मेरे साथ सब लोग। तुम मुझे ये बताओ, मैं अगर इसकी रिएक्शन CH3MgBr से करा दूं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कंफ्यूज ये होता, मैं कहता ये कार्बोनिल है कि उसका डेरिवेटिव है? आवाज बढ़ाइए। अच्छा, कार्बोनिल का और ये कौन है? एसिड। क्या है? एसिड। अच्छा, कार्बोनिल का डेरिवेटिव एडिशन देता है कि सब्स्टिट्यूशन? और अच्छा, एक जगह सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है और एक जगह एसिड बेस होना। उसने एक्सेस में तो कहा नहीं है कि एक्सेस में कहा हो, तो तुम्हारे हिसाब से ईमानदारी से बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन है एसिड। तो मैं सबसे पहला जो स्टेप उठाऊंगा, पहला स्टेप बेटा जो उठाऊंगा, द फर्स्ट स्टेप, रुक जा बेटा, सबसे पहले स्टेप हमारी होगी एसिड और बेस। और ये जो एसिड बेस रिएक्शन होगी ये सबसे फास्ट होगी। जो एसिड बेस रिएक्शन होगी वो सबसे क्या होगी? फास्ट रिएक्शन। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब एसिड बेस अगर रिएक्शन फास्ट है, और हम ये जानते हैं कि जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन यहां से हटता है, इस पर माइनस और इस पर प्लस बेटा। तो आप मुझे बताओ, इसको तोड़ोगे तो आपने कहा इसमें माइनस और प्लस, तो सबसे पहले CH4 तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा? CH4। और जैसे ही तुम एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे, एसिडिक हाइड्रोजन हटाते जो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव। हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो। जब जब एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा और हटने के बाद जो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, उसे क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफाइल। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी कंपाउंड से एसिडिक हाइड्रोजन हटाने के बाद, अगर किसी भी कंपाउंड से एसिडिक हाइड्रोजन हटाने के बाद अगर कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज आता है, अगर किसी कंपाउंड से एसिडिक हाइड्रोजन हटाने के बाद कंपाउंड पे जो नेगेटिव चार्ज आता है, अंडरलाइन करना, हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अंडरलाइन करना, हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। को डाउट? तो आपने कहा अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा माइनस, ध्यान से समझना, ये आपका जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो आपने इसको जो डिफाइन किया वो न्यूक्लियोफाइल कहलाया। क्या कहलाया? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका कार्बोनिल का डेरिवेटिव। क्या है? डेरिवेटिव है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बोनिल का डेरिवेटिव है तो मुझे क्लियर कट समझ में आ गया सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में रिएक्शन जो ही, हम उसको कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका ये CH4 तो रहा ही रहा, और ये जो इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर है तो ये क्या करेगा? ऐसी कंडीशन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां जाके क्या करेगा? अटैक, और इसको क्या करेगा? माइग्रेट। तो कंपाउंड आपका जो बनेगा वो कंपाउंड आपका ये बनेगा। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? बोलो करिए, पहले कौन सी रिएक्शन हुई? बोलो। और उसके बाद कौन सी हुई? आपस में हो गई तो इंटर है कि इंट्रा? उसको कहेंगे इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मान लीजिए आपके सामने अगर वो कहता है ऐसे बना के मुझे अब दिखाओ, मुझे फटाफट इक्वेशन बना के दिखाना बेटा, बातचीत नहीं। आपसे कहता है कि अगर मैं SH अगर ले रहा हूं, पूरी एक एक चीज कायदे से काम करोगे, Cl
और CH3 यस Mg और Br। बेटा बिल्कुल कायदे से समझ के करना, एक एक चीज पहले स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या किया, बनाओ। नहीं आया बेटा, आ गया। अब जरा एक चीज देखो, तो आपने क्या कहा कि सर फर्स्ट स्टेप में मैं एक रिएक्शन कराऊंगा, कौन सी, एसिड और बेस। तो जब मैं एसिड बेस रिएक्शन को कराऊंगा तो मैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, माइनस और ये प्लस में। आपने कहा मैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, विच इज माइनस और ये प्लस। आप मुझे एक बात बताओ, CH4 प्लस यहां पे आ गया S माइनस, और मैं अगर इसको लेकर चलूं यहां पर डबल बॉन्ड O और Cl। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। और जब ये न्यूक्लियोफाइल बना तो हम इसको कहेंगे क्या, इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक या सब्स्टिट्यूशन। तो जब इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन CH4, और यही चीज यहां जाके क्या करेगा, अटैक, और इसको क्या करेगा, माइग्रेट। तो जो कंपाउंड का बेटा फॉर्मेशन होगा, आप पहले इतना बताओ ईमानदारी से, S और C डबल बॉन्ड O। तुम लोगों ने ये बनाया था, कितने लोगों ने बना लिया था, यहां तक बताओ सारे पॉइंट समझ में आ गए, फिर से बताऊं कि आ गया। इसी तरीके से एक और आपके पास है, मान लो ऐसे, देखिए जब इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो सबसे फास्ट होती है, किसकी तुलना में, इंटर। मैंने पढ़ाया था कि इंट्रा और इंटर में सबसे फास्ट कौन होता है, इंट्रा। जैसे अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को फेवर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को फेवर कर रहा है बेटा। अब आपने कहा अगर मैं यहां OC2H5 ले लूं और यहां डबल बॉन्ड O ले लूं और इसकी रिएक्शन मैं pH MgBr से करा दूं, ठीक है। एक स्टूडेंट सोच रहा है कि सर ये ध्यान से देखो कार्बोनिल है और ये कार्बोनिल का क्या है, डेरिवेटिव। हम जानते इंटर और इंट्रा में सबसे फास्ट कौन होती है इंट्रा। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं कहता सर इसके बॉन्ड को आप ब्रेक करो, माइनस और प्लस, आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करो, माइनस और प्लस। तो जब मैं इस कंपाउंड को लेकर चलूंगा तो मुझे एक बात बताओ, बस OC2H5 और वो यहां पर आ गया क्या बेटा, बताओ O माइनस और यहां पर pH। इतना क्लियर हुआ। तुम ये बताओ नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब यही आपका शो करेगा क्या, इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये यहां जाके क्या कराएगा, अटैक, और इसको क्या करेगा, माइग्रेट। तो जो कंपाउंड हमारा बनेगा, यस आपने का O एंड देन यहां पर pH, कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आपने का 1 2 3 4 और ये 5, वो इससे जाके क्या हो गया, अटैच हो गया। क्या हो गया, अटैच। तो ये ध्यान रखना कि अगर बेटा कहीं इंट्रा के चांसेस हैं, किसके चांसेस, इंट्रा, तो पहले क्या करोगे, इंटर की इंट्रा, क्या इंट्रा लिखो। अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन में इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही हो और इंटर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही हो, अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन में इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो, इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो,
और इंटरन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो। अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन में इंट्रान्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो और इंटरन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में इंट्रा फास्ट होती है। ऐसी कंडीशन में इंट्रा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू इंटर। इंट्रा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू इंटर। कौन सी फास्ट होती है? इंट्रा। किसकी तुलना में? इंटर। एक और करो, और ये सब नेक्शन पे रिवाइज होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए? रिवाइज करो, अपने आप बनाओ, आगे बढ़ते हैं यार। नेक्शन पे 4 बजे हम स्टार्ट कर देंगे बेटा, है ना? चलो, आज जितना सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया समझ में आ गया? बोला करो। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कितने स्टेप में होते हैं, सारे पॉइंट समझ में आ गए? नहीं आया? बताओ तुम लोगों ने किया? कितने लोगों ने कर लिया? सबसे पहले इसके बॉन्ड को क्या किया बेटा? ब्रेक। वो माइनस और ये प्लस। इसके बॉन्ड को क्या किया? ब्रेक, माइनस और प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो यहां पर O माइनस और यहां पर कौन आ गया? C2H5, और यही इसको अटैक कराएगा और ये इसको क्या कराएगा? माइग्रेट। पहले बताओ जितना आज कराया समझ में आ गया? तमीज से एक एक चीज नोट करना, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्षण पे ऑर्गेनामेटली खत्म हो जाएगा। तो मैं बहुत सारी रिएक्शन आपसे कराता चला जाऊंगा। मेरी बात समझ में आया? क्योंकि सब मिक्स करके चलूंगा। नोट करो बेटा इसको। हर एक चीज को, सरफेस कैटलिस्ट को आप लिख लो, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें लिखते हुए चलो। हाँ, यहां पे जब बॉन्ड इसके ब्रेक करोगे तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक करा, और ये बॉन्ड जहां रेजोनेंस ज्यादा अच्छा हो, इसके बॉन्ड को तोड़ोगे तो माइनस आएगा, रेजोनेंस होगा, सी एसिटेट। इसको करो, ये प्लस आई शो करेगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज को ये कमजोर कर देगा, और इसके नेगेटिव चार्ज को ये कमजोर नहीं करेगा, इसलिए बॉन्ड ये तोड़ना। जहां पे प्लस आई कम होते हैं उधर की ओर बॉन्ड तोड़ो। CH3 प्लस आई होता है, यहां एक CH3 लगा, यहां कितने लगे? 2, तो ये तोड़ो। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। नहीं, और बॉस आप नोट करना, हमें कोई इधर इधर क्लिप ना हो। हाँ चलो बैठो। हाँ, सरफेस कैटलिस्ट बताएंगे सब लोग। ये भी नोट कर चुके हो? बोला करिए। चलिए यहां से आप नोट करना चालू करो, एक एक पॉइंट को अच्छे से कैरी करोगे। लिख लो, एब्जॉर्प्शन 2 प्रकार के हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एब्जॉर्प्शन। कर लिया था ये? चलो